अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। इस सिलसिले में हम अब ब्रायन टिटली के चैप्टर नंबर 5.2 पे पहुंच गए। हमने पिछली दफ़ा बात की थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। पैसे के एतबार से जो मुल्क डेवलप हो जाता है उस मुल्क के क्या फ़ीचर्स होते हैं, उसमें क्या क्या दिखने लगता है, और जो डेवलप नहीं होता, अंडर डेवलप्ड होता है या डेवलपिंग जिसको हम कहते हैं, या लीस्ट डेवलप होता है। 3 स्टेजेस देखे थे हमने, लीस्ट डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप्ड। और डेवलपिंग को कई नामों से जानते हैं, अंडर डेवलप्ड भी कहते हैं, डेवलपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो उनके क्या फ़ीचर्स होते हैं, उनकी इंडस्ट्री कैसी होती है, उनका हेल्थ केयर कैसा होता है मुख्तलिफ इस तरह के मुल्कों का, उनकी पॉपुलेशन कैसी होती है, उनकी इनकम कैसी होती है, सब हमने देखा था। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इंसानों की, मुल्कों की तरक्की तो एक चीज़ है, माशी एतबार से, पैसों के एतबार से मुल्कों की तरक्की तो एक चीज़ है, लेकिन क्या लोग खुश हैं? लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं? इंसान का भला हो रहा है? तो ये एक नया कॉन्सेप्ट फिर आया इकोनॉमिक्स में, विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसानी एतबार से तरक्की कैसी है? एक स्टडी की गई, जिस इंटरनेशनल स्टडी थी, जिसके अंदर ये पूछा गया, आसान सा सवाल था, मुल्कों मुल्कों, शहरों शहरों जाके लोगों से पूछा गया, आप खुश हैं? ठीक है, क्या पूछा गया? ऐसा क्या पूछा गया? क्या आप खुश हैं? और जवाब दिया गया, जी हम खुश हैं, या नहीं हम खुश नहीं हैं। तो फिर उन्होंने लगाया कि इतने इतने लोगों से पूछा गया था, कितने परसेंट लोग जो हैं वो खुश थे और कितने परसेंट लोग खुश नहीं थे, का हिसाब लगाया गया। तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ खुश लोग जो है वो कहाँ आया होगा? भाईजान ने कहा फिनलैंड। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ये खोल लेते हैं माइक दूसरा वाला भी। जी, जवाब दीजिएगा। भाईजान आप बोलें, आपने क्या कहा? मैंने कहा लेटेस्ट के हिसाब से फिनलैंड। जी, जवार भाई। जी, खुला हुआ। आपके ख्याल से ऐसी कैस मारना है, तुक्का है, कुछ भी बता दें। स्विट्जरलैंड। 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 जी, उसको देख के बताएंगी, अपने ख्याल बताइए, उसको देखने का फ़ायदा नहीं है वैसे। है नहीं पता मुझे। आपके ख्याल से ज़्यादा खुश दुनिया के कौन से लोग होंगे? आपको कौन लोग खुश लगते हैं कि यार ये लोग बड़े खुश होते होंगे? इंडियंस आई गेस। इंडियंस। ओके। सेम इंडियंस। इंडियंस। जापानीज। जापानीज। अच्छा जी, इंसानी एतबार से हाईएस्ट एज जो है वो जापान की मानी जाती है। जापान और एक दो और मुल्क भी हैं, सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले लोग हैं। और पर कैपिटा इनकम भी जापान की बहुत हाई है। पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है जापान की। जापान जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जापान में होती हैं। खुदकुशी जापान में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं है, ख़त्म हो गया। उस जनरेशन ऐसी गुजरी है कि उसको ये अब समझ में नहीं आता हम जिंदा क्यों हैं। वाह भाई, इकोनॉमिक्स की क्लास में सैंडविच। हैप्पीनेस इंडेक्स बड़ा हाई है इनका, लगता है। नहीं था तो अब हो गया होगा। तो पता ये चला कि जी सबसे ज़्यादा खुश जो हैं वो उस साल, जिस साल वो स्टडी हुई थी, उसमें बांग्लादेश का नाम था। क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपके मुल्क में अस्पताल कितने हैं या कितने नहीं हैं, आपके मुल्क में गाड़ियाँ कितनी हैं, गाड़ियाँ कितनी नहीं हैं, नौकरी है, नौकरी नहीं है, ये नहीं पूछा। उन्होंने कहा आप खुश हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खुश हैं का जवाब दिया था वो बांग्लादेश हाईएस्ट नंबर पे था। बाकी भी जो नंबर्स थे ना वो सारे ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के ही थे, डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम नहीं थे उसमें। तो ऐसा क्यों होगा आपके ख्याल से? बचपन से हम बच्चों को देखते हुए आ रहे हैं कि बच्चों की खुशी जो होती है ना वो आइसोलेशन में नहीं होती। आइसोलेटेड में अक्सर बच्चे खुश नहीं होते, हालांकि होना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि हमें खुद कैसे खुश रहना है। आइसोलेशन में खुश नहीं होते, बल्कि वो इस बात से खुश होते हैं कि मुझे उससे ज़्यादा मिल गया,
बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि ये खुशी नहीं है, लेकिन बस क्या करें कि माशरा ऐसी तरबियत कर रहा है कि बच्चा इस बात पे खुश होता है कि मुझे उससे ज़्यादा मिल गया, और इस बात पे नाराज़ होता है कि उसको मुझसे ज़्यादा मिल गया। आपने एक बच्चे को एक चॉकलेट दे दी, बच्चे को खुश होना चाहिए, बराबर वाले को 2 दे दें, वो रोने लगेगा। बात समझ आ रही है? तो ये बचपने की जो सोच है ये बड़े होते तक जाती नहीं है, और इंसान को इस बात से खुशी मिलती है कि मैं दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छा हूं, या कम से कम दूसरों के बराबर हूं। जब उसको बहुत ज्यादा लगता है यार दूसरे मुझसे बहुत ज्यादा हैं, तो फिर वो क्या होना शुरू हो जाता है? ऐसा बाजी जी, क्या जवाब दे रही है? सुननी नहीं? दोबारा सुनाओ, शुरू से सुनाओ। अच्छा, तो जब इंसान अपने से ज़्यादा लोगों को अच्छा देखता है और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आने लगता है उसका, तो उसके अंदर खुशी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक एलिमेंट है। ह्यूमन हैप्पीनेस जो है वो सोसाइटी में कितने डिफरेंस मौजूद हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास का डिफरेंस कितना ज़्यादा है, अमीर कितना अमीर है और गरीब कितना गरीब है, ये जो डिफरेंस है ये स्प्रेड है, अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो लोगों में खुशी कम हो जाती है। जहाँ पे स्प्रेड कम होता है, मैं भी गरीब हूँ, वो भी गरीब है, वो भी गरीब, सब सब लोग सब ठीक है, ओके, खुश है यार, सही है, सेट है। इसीलिए आप देखें गांव देहात में लोग नॉर्मली निस्बतन खुश दिखते हैं, क्योंकि उनके आसपास तकरीबन एक जैसे ही इनकम के लोग होते हैं, कम बेश। शहरों में निस्बतन खुशी का म्यार कम होता है, ख़ास तौर पर ऐसे शहरों में जहाँ पे कि ये क्लास डिफरेंस ज़्यादा नज़र आ रहा होता है आपको। तो इस ज़िम्न में पता ये चला कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से वो ज़्यादा खुश थे। खैर, लेकिन हमने कहा क्योंकि ये सारी सिस्टम बना कौन रहा है, ये अप्रूव तो यूनाइटेड नेशन ही नहीं करना है ना, यूनाइटेड नेशन तो डिक्टेट हो रही है ना डेवलप्ड कंट्रीज, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज से डिक्टेट हो रही है ना। तो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज कहेंगे नहीं नहीं नहीं, खुशी कुछ नहीं होती भाई, लोग खुश खुश होते हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं। आपको ह्यूमन डेवलपमेंट देखनी है तो खाली खुशी इसके लिए काफ़ी नहीं है देखने के लिए, बल्कि आपको देखना चाहिए कि कितने अस्पताल हैं, कितना ये, तो ये बनाया तो हमारे, तो हमारे ये एशियन रिसर्च ही इसमें आगे थी गालिबन, मुझे याद पड़ता है, जिन्होंने इस पर कंट्रीब्यूट किया था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान की डेवलपमेंट पे काम किया जाए, और उसके जो है वो उसके लिए कोई रेशो बनाया जाए कि वो कैसे तय होगा। तो उसके लिए उन्होंने चीज़ें निकालना शुरू की, इंसान की तरक्की हुई कि नहीं हुई उसके लिए क्या क्या चीज़ें निकालें, चलें आप लोग मेरे साथ मिलकर बनाएं। नंबर 1, कोई भी बता दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सबसे अच्छा वाला पहले बताना है, जो जहन में बता दें। अब्दुल्ला भाई ने कहा हेल्थ केयर अच्छा है कि नहीं है, कैसे नापेंगे हेल्थ केयर को? हेल्थ केयर को नापने के मल्टीपल सोर्स हैं। एक ये है कि एक बेड पे कितने मरीज हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास इतने हॉस्पिटल हैं, हम 1000 लोगों का मुल्क है, और हमारे पास ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे कि 100 लोग आ सकते हैं, ज़ाहिर 1000 के 1000 एक साथ तो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो एक बेड पे 10 लोग हैं। ये लॉजिक समझ आ रही है? ऐसा नहीं है एक बेड पे 10 लोग लेटे हुए हैं, मतलब 10 लोगों के हिसाब से एक बेड है, 1:10 का रेशियो है अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल का। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो ये एक रेशियो हो सकता है कि जिस मुल्क में ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ इंसानों के लिए ज़्यादा खिदमत, ज़्यादा खुश हो रहे होंगे इंसान। तो हेल्थ केयर के अंदर बेड्स पर 1000 कितने, ठीक है, एक ये हो सकता है। और आप कह लें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ओके, बर्थ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ कह लें। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ मतलब है कि बहुत कम होगी तो भी मुल्क फायदे में नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से, कि इतना वर्कफोर्स नहीं बन रही, ज़्यादातर लोड फिर बूढ़ों पे आएगा। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर इतने ज़्यादा बच्चों का फिर बड़ों के ऊपर ज़्यादा लोड आ गया कि उनको मैनेज करना। तो एक बड़ी बैलेंस सी इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रोथ चाहिए होगी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, ओके। और इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं भी चले जाएं, मैंने कहा ना इसमें तो बिल्कुल आज़ाद हैं आप। विल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट काम की चीज़ है क्या? इंसान की तरक्की के लिए, इंसानी तरक्की के लिए रोड होना अच्छी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है ना।
सिर्फ इंडस्ट्री की तरक्की के लिए रोड नहीं चाहिए आपको, इंसानी तरक्की के लिए भी रोड चाहिए ना। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं इस्लामाबाद, तो आपको अच्छा लगेगा ना कि आपकी सड़क अच्छी बनी हुई है। लो भाई, घंटे भी बज गई। खैर, इसी तरह से आगे चलें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसमें जो है वो आपकी पावर भी आती है। तो पावर भी आम इंसान को भी चाहिए ना भाई, पावर। उसके घर में बिजली आती हो, उसके घर में हीटिंग कूलिंग का इंतजाम हो, सस्ती हो बिजली, ये फैक्टर्स हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या आ गया? मैंने बताया पावर आ गई। अब्दुल्ला भाई आप नहीं बोलिएगा, ठीक है। पावर आ गई, ट्रांसपोर्ट आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या आ सकता है? नहीं नहीं, अभी सोते हुए को जगा रहा हूँ ना, बच्चे ज़रा जवाब नहीं दे रहे। कम्युनिकेशन, गुड। ट्रांसपोर्ट आ गई, कम्युनिकेशन आ गई, पावर आ गई, और कुछ रह गया इंफ्रास्ट्रक्चर में? पावर हो गई ना। नहीं, आप नहीं बोले। कुछ नहीं है जी बस। इंफ्रास्ट्रक्चर में एफिशिएंट लेबर नहीं बोलेंगे, बल्कि हम कहेंगे, नहीं हम बोलेंगे आपके टेक्निकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो कंट्री की जो टेक्नोलॉजिकल स्टेट है ना, वो काउंट होगी। ओके, और भी कुछ है? चलें इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करें, बाहर निकलें। हाँ, इन्वायरमेंट का मतलब समझते हैं क्या होगा? पोल्यूशन। पोल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट, हर तरह की इन्वायरमेंट ले लें कि इंसान रहना चाहते हैं तो अच्छी जगह रहना चाहते हैं, ग्रीनरी कितनी है, फॉरेस्ट कितने हैं, दरख्त हैं कि नहीं है, हवा सांस आ रहा है, फिर आपके पानी है कि नहीं है। ये इनका बैलेंस करना होता है आपको। ज़्यादा पैसे कमाओ, फिर ज़्यादा पैसे खर्च करो दरख्त उगाने में, उन पॉल्यूशन को ख़त्म करने में, तो कोई बैलेंस करना होगा आपको। लेकिन वाल इंसानी डेवलपमेंट के लिए हम ये देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट होनी चाहिए अच्छी, पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए इंसानी डेवलपमेंट के लिए? एजुकेशन होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए जी? डिफेंस। चलें, थोड़ी लॉन्ग शॉट है लेकिन ले लें। हाँ, डिफेंस। डिफेंस ले लें, पीसफुल इन्वायरमेंट ले लें। पीसफुल इन्वायरमेंट डबल एल नहीं होगा, पीसफुल इन्वायरमेंट ले लें। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ले लें, अनएम्प्लॉयमेंट लो होनी चाहिए। इनकम तो वैसे पीछे भी आ गई थी, चले इनकम ले लेते हैं। इनकम है, क्राइम रेट है, पीसफुल में आ गया वैसे। तो अब देखें, ये सिर्फ, अब सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसको कहते हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना कहें, बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है कि इंसाफ मिले, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कह सकूँ, और मेरे वोट का हक हो, मुझे, मैं चाहूँ हुकूमत सेलेक्ट करने में मेरे पास आज़ादी हो, मैं हुकूमत सेलेक्ट कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी का मज़हब चूज़ कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, दूसरों को असरअंदाज हुए बगैर, दूसरों के पास अंदाज हुए बगैर, अपने घर के अंदर जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, किसी के पास जुल्म किए बगैर। ठीक है, तो बहुत सारे मुल्क के अंदर तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, वो आपको मिलने चाहिए, है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें कि जब इसके ऊपर देखा गया तो मुख्तलिफ शक्लों पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो, मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो सामने आए कि ये तो यहाँ पे ज़्यादा है, ये तो यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे कि आपकी किताब में ही टेबल बना हुआ है, पेज नंबर 188, अच्छा 388 सॉरी। तो इसमें एक टेबल बना हुआ है। बाय द वे, लास्ट चैप्टर के एंड पे मैंने ये नहीं कहा था, मैं अभी बता देता हूँ कि 386 और 387 पे केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडीज़ क्या है? छोटे छोटे से 2 पैसेजेस हैं, तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो जो आपने इससे पीछे पढ़ा होगा ना, तो उससे आपको उसमें काफ़ी समझने में हेल्प मिलेगी।
तो हम बहरहाल अभी बात कर रहे हैं कुछ टेबल्स की जो कि हमारे पास मौजूद हैं। जी जी जी, 388 नहीं, मैंने कहा पढ़ने के लिए 386 और 387। अभी जो हम देख रहे हैं वो 388 देख रहे हैं, जिसमें पहला जो चार्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है किस मुल्क की इनकम पर कैपिटा ज्यादा है। पर कैपिटा का मतलब क्या है, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। तो पर कैपिटा ज्यादा होने का एक जरिया ये हो सकता है कि इनकम ज्यादा हो, एक जरिया ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन कम हो। इनकम ज्यादा होगी तब भी पर कैपिटा ज्यादा आ जाएगा। 1000 इनकम थी, एक बंदा था, पर कैपिटा कितनी आ गई, 1000। 1000 इनकम थी, 10,000, 1000 ही लोग थे, पर कैपिटा कितने हुई, एक। तो बाद औकात से पॉपुलेशन के इजाफे से भी पर कैपिटा कम हो जाती है, बाद औकात इनकम के ज्यादा होने से वाकई इनकम ज्यादा होती है। तो अभी जो नाम सामने आ रहे हैं जी, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है वो $1,07,000 है लग्जमबर्ग की। 2017 की बात हो रही है, काफी पुरानी बात हो गई, इससे काफी आगे आ गई। स्विट्जरलैंड की, नॉर्वे की, मकाओ की, आइसलैंड, कतर, ये हायर पर कैपिटा इनकम वाले मुल्क हैं। इन लोगों की पर कैपिटा इनकम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में, यानी अपर देन $50,000। और ऐसे मुल्क भी हैं जैसे कि जिनकी के पर कैपिटा इनकम लेस देन $1,000 है, किसी की $1,00,000 के करीब है, किसी की लेस देन 1000 है। ठीक है, अफ्रीकन भी हैं, कुछ एशियन भी हो सकते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का इन्होंने अभी एक एंगल लिया, क्या सारी चीजें मिला के हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। इस पूरे पैसेज में जो पैसेज नंबर 5.2.2 चल रहा है, इससे पहला जो चल रहा है फैक्टर वो पर कैपिटा इनकम ही चल रहा है, जिसको आप रियल जीडीपी पर कैपिटा कह लें। और मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, परचेजिंग पावर पैरिटी भी एक टर्म है जो इसी के लिए यूज होती है, इसी के लिए यूज होती है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम रियल निकालने का फायदा क्या होता है, अगर असल में जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई बल्कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ गई तो पर कैपिटा, रियल पर कैपिटा में फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। ये बात याद है मैंने बताई थी कि जब आप रियल जीडीपी की बात करते हैं, रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, इसका मतलब उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट खत्म किया हुआ है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस किया हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को जब जीडीपी में से माइनस करते हैं तो उसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर लगाया हुआ है। डिफ्लेटर का मतलब समझते हैं, इन्फ्लेटर का मतलब हवा भरना, डिफ्लेटर का मतलब पुश कर देना। तो जीडीपी डिफ्लेटर लगाया हुआ है, यानी इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस किया हुआ है जीडीपी ग्रोथ रेट में से, उसको रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी से ही पर कैपिटा निकाल लें आप, तो रियल पर कैपिटा इनकम, जिसको कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका जो अल्टीमेट लेवल है वो है परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर जाके निकाल लेना। कि ये भी देख लें, सिर्फ यही नहीं कि रियल जीडीपी निकालें, रियल जीडीपी निकाले तो ये बास्केट वाला फैसला नहीं हुआ हुआ। ये आपका दिमाग समझ पा रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक था कि किस मुल्क ने कितने रुपए का सामान बनाया, इनकी महंगाई इतनी हो गई कि इनके मुल्क में बहुत रुपयों का सामान बन गया, हालांकि असल में सामान ज्यादा नहीं बन रहा। तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं था, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी का कंपैरिजन। इसको कंपैरिजन को बंद किया, नॉमिनल कंपैरिजन को रियल में आ गए। रियल का क्या मतलब हुआ कि किस मुल्क में ज्यादा पैसों का सामान बना माइनस इन्फ्लेशन करके बताओ, अब थोड़ी रियल हो गई फिगर। अच्छा जी, पॉपुलेशन अगर सामान 1000 का बना, पॉपुलेशन भी 1000 थी, तो ज्यादा सामान नहीं बना। दूसरे मुल्क करे यार हमारा भी 1000 का सामान बना लेकिन पॉपुलेशन 10 है, तो इनका सामान पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा बना। जीडीपी को मैं सामान सामान कह रहा हूँ। तो फिर फैसला हुआ कि ऐसा करते हैं, पर कैपिटा पे निकालते हैं, कि एक बंदे पे डिवाइड करके देखो क्योंकि पॉपुलेशन से फर्क पड़ रहा है। तो पर कैपिटा पे डिवाइड करके निकाला तो उनका जीडीपी पर कैपिटा, और क्लियर हो गई पिक्चर कौन सा मुल्क बेहतर हालात में। फिर पर कैपिटा निकाल तो लिया कि आपके मुल्क में 1000 का सामान मिला, 10 लोग हैं, आप पे मुल्क में 1000 का सामान मिला बना और 100 लोग हैं, तो आपके यहाँ पर कैपिटा 10 आ गई, आपके यहाँ पर कैपिटा 100 आ गई। लेकिन आपके यहाँ 100 रुपए में जो सामान आता है और आपके यहाँ जो 10 रुपए में सामान आता है, 10 रुपए में जगह सामान आ जाता है, क्योंकि आपके मुल्क में जनरली प्राइस लेवल नीचे है। तो फिर इसको भी कंपेयर होना चाहिए। तो हमने एक बात की थी कि लास्ट जो टर्म आपकी बुक में शायद नहीं है गालिबन, मैंने अभी तक नहीं देखी, तो हमने देखा कि एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई जो कहलाती है परचेजिंग पावर पैरिटी। कि अब कंपेयर ऐसे करो कि एक तो रियल कर दो, एक लेवल पे नीचे लाए, फिर पर कैपिटा कर दो, उसको पर इंडिविजुअल कर दो, और फिर उस पर कैपिटा को भी परचेजिंग पावर से कंपेयर करो कि एक बास्केट बनाओ और देखो कि आपके मुल्क में बास्केट कितने की आ रही है। महंगी आ रही है ना अगर आपके मुल्क में बास्केट, तो आपकी पर कैपिटा इनकम को कम करके दिखाया जाएगा।
हालांकि आपकी पर कैपिटा इनकम कम थी, लेकिन आपके यहाँ बास्केट सस्ती आ रही है, आपकी पर कैपिटा को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया जाएगा। तो उसका एक फैक्टर बनाया जाता है, उस फैक्टर से एडजस्ट करते हैं, एक मीन निकाल के उस मीन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं आपकी, जिसके यहाँ उस बास्केट की प्राइसेस ज़्यादा हैं उसकी पर कैपिटा को नीचे करके दिखाते हैं, जिसके यहाँ उस बास्केट की प्राइसेस नीचे हैं तो उसकी पर कैपिटा को थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो ज़्यादा खा सकता है। अगर इन नंबर्स ऑफ डॉलर्स उसकी तनख्वाह कम भी है, सामान तो वो ज़्यादा ले सकता है। तो फिर सिर्फ डॉलर्स काफ़ी नहीं है, बल्कि भी देखना पड़ेगा कि आप सामान उससे कितना ले सकते हैं। जी मिस। पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। जी हाँ, क्या चीज़? हाँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल हैं कि पॉवर्टी रेट डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बज़ाहिर प्राइसेस तो कम हैं, लेकिन इनकम उस प्राइस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि जब खाली रियल जीडीपी को कंपेयर किया था, पर कैपिटा नहीं निकाला था, तो हम बहुत ही पीछे थे। ठीक है, रियल जीडीपी सुन रहे हैं भाई? रियल जीडीपी को कंपेयर किया था तो जीडीपी का साइज़ हमारा बहुत ही कम है, उनका ट्रिलियंस में है, हमारा जस्ट बिलियन में। तो जीडीपी का साइज़ हमारा उनसे बहुत कम था। हमने पॉपुलेशन डिवाइड किया, पॉपुलेशन हमारी उनसे ज़्यादा थी, पर कैपिटा निकाला तो और कम आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? कि दूसरी जो डेवलप कंट्री था, लेट सपोज आप डेनमार्क निकाल लें, डेनमार्क की सालाना जीडीपी हमसे ज़्यादा है, तो पहले जीडीपी का रियल जीडीपी में हमसे जीत गए। फिर जब पॉपुलेशन डिवाइड किया, हमारी पॉपुलेशन 24 करोड़, उनकी पॉपुलेशन तो 2 करोड़ या 1 करोड़ ऐसे कुछ है। तो इतना फ़र्क आ गया पॉपुलेशन का कि पर कैपिटा उनका बहुत बड़ा निकल के आ गया, पर कैपिटा हमारा बहुत कम हो गया। लेकिन फिर हमने कहा कि कीमत भी तो देखो, तो वहाँ पे जो चीज़ मिलती है वो महंगी मिलती है, यहाँ पे जो चीज़ मिलती है वो सस्ती मिलती है, वही चीज़, वही ब्रेड वहाँ महंगी है, यहाँ सस्ती है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा बेहतर हो गया हमारा रकबा, इसमें फैक्टर नहीं है, तो थोड़ा सा बेहतर हो गया हमारा। फिर हमने कहा हमारे पास यही चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो अगर हम उस वक्त ये देख रहे थे कि हम 85वें नंबर पे आते हैं पर कैपिटा इनकम में, तो परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से हम 85 से निकल के 55 पे आ गए या 48 पे आ गए। इन फिगर्स से ये बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा बुरे हालात में भी लोग रह रहे हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज पर पर्सन ये इनकम है, तो उनके यहाँ ये बास्केट उससे ज़्यादा महंगी आ रही है जितने की आपकी आ रही है, तो हमसे ज़्यादा बुरे हालात में भी बहुत से लोग रह रहे हैं, हम ये बता सकते हैं इससे। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा। पहले मैंने बताया था लिस्ट ऑफ कंट्रीज परचेजिंग पावर पैरिटी में जीडीपी टोटल, तो हम ऊपर चाइना आ रहा था, ये आ रहा था। अब हम पर कैपिटा पर, चूंकि अब जिसकी पॉपुलेशन कम होगी वो ज़्यादा फायदे में नजर आएगा आपको। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को मैं वैसे ही बता दूँ, चाहें तो आप एक नज़र भी डाल दें इसमें, कि किसी एक की ले लेते हैं, आईएमएफ की ले लेते हैं, 2023 की फिगर्स हैं, अच्छी हैं, करीब तरीन फिगर्स हैं। लग्जमबर्ग की $1,43,000 ऑन एन एवरेज वहाँ पे एक बंदा $1,43,000 कमाता है। ठीक है, आयरलैंड में 1,37,000। परचेजिंग पावर पैरिटी बता रहा हूँ, अभी वहाँ के हालात नहीं बता रहा। आयरलैंड लेस हैप्पी नेशंस में से एक है, आपको पता है? लेस हैप्पी नेशन में से। आयरलैंड का एडवांटेज ये है कि वो उसके पास रिसोर्सेज रिच हैं, पॉपुलेशन कम है। सिंगापुर परचेजिंग पावर पैरिटी में चौथे नंबर पे आ रहा है। कतर चौथे नंबर पे आ रहा है। कुछ मुल्कों को बंच किया हुआ है सिमिलर जिनकी है। मकाओ, बरमूदा। अब बरमूदा बहुत छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा है कि उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा आ रही है। मकाओ बहुत छोटा है, वैसे डेवलप नहीं होगा, आप जाके देखें आपको डेवलपमेंट वहाँ नहीं नज़र आएगी मकाओ में। मकाओ के अंदर खाली आपको सयाहत नज़र आएगी, बीचेस नज़र आएंगे, बीच रिजॉर्ट्स नज़र आएंगे, दुनिया भर से लोग आते हैं, बहुत पीसफुल है, बहुत आज़ादी है, जो चाहो करो। तो इस तरह के मज़े हैं वहाँ पे, याशी कर सकते हैं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं अयाशी करने, मज़ा करने। तो उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, छोटी सी जगह है बहुत। स्विट्ज़रलैंड की ज़्यादा है, यूएई की ज़्यादा है।
तो अब इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ आता है। परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा में, जैसे कि मिसाल के तौर पे तुर्की की जो है वो $41,000 है, मलेशिया की उससे कम है $37,000, रशिया की उससे कम है $35,000। मैं ढूंढूं पाकिस्तान आपके ख्याल से कहाँ आएगा? तो क्या परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही? पहले तो ये बात करते हैं। अब हम आ गए आर्मीनिया, ईरान $19,000, ब्राजील $20,000, बारबडोस $18,000, इजिप्ट $17,000, साउथ अफ्रीका 16,000, फिजी 16,000, कोसोवो 15,000, यूक्रेन जंग में जो मिला बेचारा तबाह हो रहा है 14,000, वियतनाम $14,000, श्रीलंका $14,000, लबनान $11,000, क्यूबा का अभी रिकॉर्ड नहीं है, वैसे 12,000 के करीब कहीं है, इराक अभी जंग से बाहर आया $11,000, और मोरक्को मराकश $10,000 साल के, इंडिया $9,000 साल के, है ना, साल। $10,000 का मतलब है $1,000 पर मंथ, कमोबेश, और $1,000 का मतलब 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीना। अच्छी खासी तनख्वाह है ये पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से देखें। पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज ये तनख्वाह होगी। परचेसिंग पावर पैरिटी को भी देखेंगे ना फिर, लेकिन ये देखेंगे वो बास्केट जो हमारे पास आती है, वो बास्केट जो उनके पास आती है, उसके हिसाब से हमें एडजस्टमेंट मिलेगी थोड़ी सी। उस एडजस्टमेंट की वजह से कुछ छोटे मुल्क भी ऊपर आएंगे। तो पाकिस्तान का नंबर 136वां है, और पाकिस्तान से नीचे जो मुल्क हैं, आप ये कह रहे थे ना, हमारी आ रही है $6,600 परचेसिंग पावर पैरिटी की वजह से। रियल अगर खाली रियल जीडीपी को डिवाइड करते हैं ना, तो ये नीचे आती कोई 2,000-1,500 के ऊपर साल के। नहीं, निकालना तो डॉलर में ही है ना, वैल्यू तो 50 भी निकालेंगे तो डॉलर में निकालेंगे कंपैरेटिवली। तो $1,000 इसलिए आ जाती है कि कुछ हमारे पॉपुलेशन में कुछ लोगों की लाखों डॉलर भी आएगी ना, तो ऑन एन एवरेज निकलेगा ना। तो आसान तरीका है कि टोटल जीडीपी निकाला, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, जो भी आ गया वो निकाल लिया। उसको आप ये नहीं देखेंगे यार इतने गरीब तो नजर आ रहे हैं हमें, वो आते रहे गरीब नजर, लेकिन हम अभी जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो टोटल जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान की के नीचे जो आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की 6,700 आ रही है, पाकिस्तान के बाद फलस्तीन की आ रही है 6,600। लॉजिकल लग रही है ना बात आपको? क्योंकि आप कह रहे हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, तो आप देख लें फिर उसके हिसाब से आप आसपास देख लें। हमारे जस्ट बाद 6,700 पे में 6,500 पे कीनिया है, कीनिया है, समोआ है, नाइजीरिया है, कंबोडिया है, कॉन्गो है, ठीक है। तो सही फिगर आ रही है, सही इमेज है, ऐसे ही है। हमें उन्होंने उठा के कहीं लग्जमबर्ग से ऊपर नहीं कर दिया, किसी यूरोपियन ऊपर नेशन से ऊपर नहीं है हम यहाँ पे, इस वजह से। ताजिकिस्तान से ऊपर है हम, हाँ, नेपाल से ऊपर है, जैम्बिया से ऊपर है। ताजिकिस्तान में अभी भी जंग का मसले रहे ना, जंग के मसाइल से वो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना सके अपना, तो महंगाई का इशू वहाँ पे बहुत ज़्यादा है जी। इथोपिया हमसे नीचे है अल्हम्दुलिल्लाह, सूडान नीचे हमसे, और जिम्बाब्वे नीचे है हमसे। तो एक सबसे पसंदीदा नाम है, मेरे पसंदीदा नाम मुल्कों में से एक नाम है बर्किना फासो, नीचे है, अच्छा लगता है, अफ्रीका में। ठीक है, अफगानिस्तान हमसे नीचे है, लाइबेरिया नीचे है, मोजम्बिक नीचे है। नहीं, 1 साल में नहीं आता, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उनको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है जी, करेंसी की वैल्यू खाली इंडिकेटर नहीं है ना। तो अब हम बात करते हैं, हमने परचेसिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा देख ली, जिससे कि हमने देखा कि हम कहाँ हैं, और ये हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी रियलिस्टिक ही लग रही है हमें तस्वीर, कि ऐसे ही है सूरत हाल, हमें जो फील हो रहा है हमें भी ऐसे ही फील हो रहा है, हम यहीं कहीं खड़े हैं। अब इन्होंने आगे बात की कि इस खाली परचेसिंग पावर पैरिटी से बाहर आने के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स निकाले थे, जो आप लोगों ने बताए थे कि इंसानी तरक्की देखनी है तो उसमें ये चीज़ें भी तो देखनी चाहिए। तो फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि हाँ देखनी चाहिए, तो हम भी जो है ना वो एक इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स कैसे कहते हैं? जिसमें लोगों को रेट किया जाता है
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये नंबर वाइज रेटिंग कर दिया आपने, तो इंडेक्स बन गया, मुकाबले का इंडेक्स बना दिया। और इंडेक्स के अंदर हम दो वैल्यू सेट करते हैं, सबसे बुरी 0, सबसे अच्छी 1, सबसे बुरी 0, सबसे अच्छी 1। तो ये हमारे एशिया में ही बना था, जहाँ तक मुझे याद है गालिबन शायद बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था, किसको हमारे या पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने दिया था, हमारे किसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से एक इंडेक्स बनाया गया था HDI, कि यार लोगों को ऐसे नापो कि तरक्की है कि नहीं है। तो उसमें उन्होंने जो मेनली फीचर्स लिए थे वो लिए थे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। और हमने देखें, हमने तो इनके नहीं पढ़े थे, हमने खुद ही आपस में डिस्कस किया कि इंसान की तरक्की देखनी तो कैसे देखें, तो देखें आपने यही चीज़ें निकाली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसमें आपने इन्वायरमेंट भी ले लिया, इनकम भी ले ली, और हेल्थ केयर और एजुकेशन। तो यही एक्चुअली इंसान की तरक्की के, इंसानी तरक्की के कुछ फैक्टर्स हैं। और इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट था उसको 1 कहेंगे, तो 1 पे तो कोई भी नहीं होगा, 1 से कुछ नीचे ही होगा। और जो सबसे बुरा होगा उसको 0 कहेंगे, 0 पे तो कोई भी नहीं होगा, 0 से कुछ ऊपर होगा। ये डेसिमल में गेम चलता है। तो जैसे किसी का नंबर जो है 0.94 है, किसी का नंबर 0.32 है, सबसे बुरा 2015 में सबसे बुरा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नाम का कंट्री है, 0.352 उसका था। और सबसे अच्छा उस वक्त जो था वो किसका था, नॉर्वे का था, जो कि 0.949 था। नॉर्वे में टैक्स पता है कितने हैं? वही बात जब हमारी होती है, इन मुल्कों में टैक्स जो है 50% और उससे भी ज़्यादा है। तो इसमें पेज में देखिए 393 के ऊपर जो है वो इन्होंने दिया हुआ है इंडेक्स, जिसमें इन्होंने बताया है कि नॉर्वे का 949 है, ऑस्ट्रेलिया का 939 है, अभी नीचे आ गया, चेंज हो गया, इतना ऊपर नहीं। स्विट्जरलैंड के 939 है, हाँ जी, और स्विट्जरलैंड का 939 है, जर्मनी का अच्छा है, डेनमार्क का ऊपर है, नीचे वाले मुल्कों में एरिट्रिया और ये सब कुछ है। अब आप चाहेंगे कि मैं HDI की भी कंपेरिजन बताऊं कि पाकिस्तान उसमें कहाँ खड़ा है? चार्ट इन्होंने दिया हुआ है चूंकि पहले से, तो उससे आपको अंदाजा हो रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक अच्छा फैक्टर है। उरूज बाजी, अच्छा आप जरा एक्टिविटी नंबर 5.3 देखिए अपने पास, मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे हम इस एक्टिविटी 5.3 को अच्छी तरह से देख लें, और जब आप इसको देख रहे हो तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा। जब पूरी तरह से आप फैसला कर चुके हो तब वीडियो वापस प्ले कीजिएगा, तो मैं जवाब बताता हूँ आपको। तो हमारे हिसाब से आखिरकार C इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एंड B इज़ द लीस्ट डेवलप्ड। उसकी वजह ये कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GDP पर कैपिटा, और पॉपुलेशन में कितने लोगों को साफ़ पानी मिल रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। बी में कुछ चीज़ें हालांकि ज़्यादा हैं, जैसे कि इनके पास फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, लैंड अवेलेबल है जिसको कि उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, लेकिन वो अंडर यूटिलाइज होने की वजह से ज़्यादा है कि इनके पास ऐसे रिसोर्स नहीं है कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकें। तो इसलिए C इज़ दी हाईएस्ट डेवलप्ड, B इज़ दी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पे हमने 3 ख़त्म की, 2 ख़त्म किए, 5.2 ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 5.3 कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।